Today we will discuss about some numerical problem. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है an object is placed at the bottom of a tank of depth d. Calculate the area of surface through which light come out. मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी टैंक के बॉटम में रखा गया है। जैसे मान लो ये टैंक है एक, इस टैंक के बॉटम में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये टैंक है, इसके बॉटम में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इस सरफेस में से वो एरिया कैलकुलेट करना है कि टैंक के सरफेस से जिस एरिया से लाइट बाहर आ सकती है, मतलब जहाँ तक हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जा सकता है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दैट विल बी TIR, क्योंकि जैसे जो लाइट रे बिल्कुल सीधे जाएगी यहाँ से, वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी। यहाँ रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये बिल्कुल सीधे चली जाएगी इस तरह से। लेकिन जो लाइट रे ओब्लिकली पड़ेगी वो बाहर चली जाएगी। जैसे जैसे, क्योंकि अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। सपोज बाहर एयर है और एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, और जो लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है मान लीजिए। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो एरिया कैलकुलेट कीजिए जिस एरिया से लाइट बाहर आती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जैसे मान लो मैं यहाँ पर से देखता हूँ, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आकर के रे जो है वो TIR सफ़र कर जाएगी या अपनी सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आकर के यहाँ पर रे जो है वो अलोंग द सरफेस चली जाती है, इधर चली जाती है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको क्रिटिकल एंगल बोला जाएगा। सी सिमिलरली अगर मैं इधर से देखता हूँ, किसी भी साइड से अगर लिक्विड से देखा जाए, तो यहाँ भी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आकर के लाइट रे रिफ्रैक्ट अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब इसमें दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यही एंगल क्रिटिकल एंगल है। ये वाला एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आ गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें चाहे आप किसी भी साइड से देखें, तो अगर आप सरफेस के ऊपर देखते हैं तो इस तरह से सर्कुलर सरफेस बनेगा जिसमें से लाइट बाहर आ सकती है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस से हर एक साइड में व्हाट हैपन, चाहे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, लाइट रे रिफ्रैक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस तरह से अगर ये सरफेस है तो नीचे ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर सरफेस है, तो यहाँ से कुछ एरिया जो है वो इस तरह से सर्कुलर एरिया आएगा। इधर वाली लाइट रे नीचे से जो यूं आ रही है लाइट रे, वो इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिक्विड सरफेस के ऊपर हमारे पास एक सर्कुलर सरफेस बनेगा जिसमें से लाइट बाहर आ सकती है। मतलब यहाँ से तो बाहर आती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहाँ इस पॉइंट के बाद ये क्रिटिकल एंगल के ऊपर इंसिडेंट करेगी और लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ से देखें, हम अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। यहाँ से देखने पर दिखाई देगा, यहाँ से देखने पर दिखाई देगा, यहाँ से देखने पर दिखाई देगा। तो हर जगह से यहाँ से तो जो सर्कुलर सरफेस है इसके अंदर से अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, मतलब ये TIR सफ़र कर जाएगी लाइट रे। तो हमें कैलकुलेट करना है
एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच लाइट कम आउट। तो अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू इज इक्वल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू, अगर बाहर एयर है तो एयर में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आई इंटू 1 इंटू साइन आर। अब अगर when I is equal to C, then म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये अलोंग द सरफेस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर विच इज इक्वल टू साइन 90 आ जाएगा 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एरिया निकालना है इस सरफेस का, इस सरफेस का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये डिस्टेंस आर मान लेता हूँ इस डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आती है, तो इस एरिया से बाहर आ रही है, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल थ्रू विच लाइट कम आउट। तो इट मीन्स मुझे चाहिए आर की वैल्यू। क्लियरली द ऑब्जेक्ट इज एट द डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस, बॉटम में रखा गया है और इसकी डेप्थ डी है, टैंक ऑफ डेप्थ डी, तो इसकी डेप्थ डी है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस गिवन है। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ और इस पॉइंट को बी मानता हूँ, तो मुझे कैलकुलेट करनी है ए बी की वैल्यू। अब क्योंकि अगर ये एंगल सी है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल भी सी आएगा, क्योंकि ये दो लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर जाएगी, तो ये अल्टरनेट एंगल एक्ट कर जाएंगे, तो ये एंगल भी सी है। अब मुझे चाहिए ए बी की वैल्यू, तो बाय यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी अपॉन, ये एक वैल्यू गिवन थी, तो ए बी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, अब इसमें ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है, तो टेंजेंट सी, ये एंगल सी था तो टेंजेंट सी। ए बी इज इक्वल टू ए ओ टेंजेंट सी। ए ओ की वैल्यू थी डी, we can write it as a b is equal to d tangent c। tangent c का मतलब sin c अपॉन cos c। अब क्योंकि cos मेरे पास वैल्यू थी sin c की, sin c यहाँ से आ जाएगा sin c इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये आ जाएगी sin c की वैल्यू। अब मुझे चाहिए cos c की वैल्यू, तो cos c की वैल्यू, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos c इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर c अंडर रूट, यानी साइन c की वैल्यू आ गई 1 बाई म्यू, और cos c की वैल्यू आ जाएगी, cos c इज इक्वल टू 1 माइनस साइन c की वैल्यू थी 1 बाई म्यू, तो ये बन गया 1 बाई म्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यू कैन राइट इट एज म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट अपॉन म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा म्यू। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो एरिया निकालना है मुझे, तो मुझे चाहिए आर की वैल्यू, ए बी मीन्स आर, तो आर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 2 ए बी की वैल्यू थी हमारे पास आर, इसको हमने आर अज्यूम किया था, तो ये बन गया आर इज इक्वल टू डी इंटू 1 बाई म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन म्यू। तो म्यू से म्यू कैंसिल बन हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, R can be written as
R इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन गया कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। और अगर मान लीजिए एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो कई बार यहाँ पर आपको वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं कि एक टैंक की इतनी डेप्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके लिए रिलेशन आ जाएगा, रेडियस निकालना है अगर सर्किल का जिसमें से लाइट बाहर आती है तो रेडियस हो जाएगा आर इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, और एरिया आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose we are given this diagram, complete the ray diagram। इसकी जो रे डायग्राम है वो कंप्लीट करनी है, हमारे पास गिवन है इस केस में, यानी ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और बाहर एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए, या बाहर कोई मटेरियल है, ज़रूरी नहीं है एयर हो, कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम भी हो सकता है। तो बाहर वाला जो सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और आगे फिर सराउंडिंग है तो μ1 है। अब मुझे ये लाइट रे कंप्लीट करनी है। अब क्योंकि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, ठीक है, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो ये लाइट रे जा रही है। अब ये वाली जो लाइट रे है वो क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ये स्टेट चली जाएगी, आगे रिफ्रैक्शन होगी, स्टेट चली जाएगी। जो ये लाइट रे है यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर के इसकी रिफ्रैक्शन होगी। अगर रिफ्रैक्शन होगी तो अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो रेयर टू डेंसर जा रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इधर आएगा इसका नॉर्मल, आगे बढ़ाने पर सेंटर से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये यूं चली जाएगी, लेकिन इस सरफेस के ऊपर आकर के फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा इस सरफेस का, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो वो इस तरह से आएगा, क्योंकि सेंटर को ज्वाइन कर लो, यहाँ सेंटर ऑफ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अब यहाँ पर बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो और इसमें क्योंकि नॉर्मल से अब डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये यहाँ पर फिर बेंड हो जाएगी तो ये इधर चली जाएगी। सिमिलरली ये भी यहाँ पर रेयर टू डेंसर, सॉरी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल इधर है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी तो ये इधर हट जाएगी। एक्चुअल पाथ इसका ये था, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो रेयर टू डेंसर है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल इधर आ जाएगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर डेंसर टू रेयर होगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगी ये। सेकंड केस μ2 लेस देन μ1, अब ये कम है तो क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी लाइट रे। अब यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि अब डेंसर टू, सॉरी हाँ, μ2 लेस देन μ1 है, μ2 लेस है, ये ज़्यादा है तो डेंसर टू रेयर हो रही है, इसका नॉर्मल इधर आ जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इस सरफेस का, तो बेंड्स कहाँ बेंड होगी, ये जा रही है, μ1 डेंसर है, μ2 रेयर है, तो डेंसर टू रेयर जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो एक्चुअल पाथ इसका बिल्कुल स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर दोबारा रिफ्रैक्शन होगी। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल इस तरह से आएगा, क्योंकि इसका सेंटर इधर आएगा, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो बेंड्स अब क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा और इस तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये इधर चली जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी इसी तरह से रिफ्रैक्शन होगी, ये थोड़ा सा इधर हट जाएगी और यहाँ पर फिर जाकर के बेंड हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये इधर चली जाएगी।
तो इसका मतलब अगर लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो उस केस में जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस एक्ट कर जाता है। तो जब जैसे मान लो किसी लेंस को हमने किसी ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, मतलब μ1 की वैल्यू ग्रेटर है μ2 से, तो उस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस एक्ट कर जाएगा, मतलब कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये इस केस में μ2 जो है वो ग्रेटर देन μ1 है, तो जब दोनों मीडियम सेम हैं तो किसी प्रकार की रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये लाइट रे स्टेट चली जाएगी, ये लाइट रे भी स्टेट चली जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम है, तो उस केस में किसी प्रकार की कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो लेंस अपना नेचर चेंज कर लेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस विल बिकम डाइवर्जिंग लेंस। और जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो उस केस में लेंस विल डिसअपियर। तो कई बार यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, अगर उसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, देन द लेंस विल डिसअपियर। व्हाट हैपन टू द लेंस? लेंस विल डिसअपियर। ये हमें दिखाई नहीं देगा, ऐसे मीडियम में लेंस दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि दोनों मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर क्योंकि जैसे ही लाइट रे यहाँ पर पड़ेगी, व्हाट हैपन, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये इधर आएगा क्योंकि इस सरफेस का सेंटर इधर रहेगा, तो क्योंकि μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो ये रेयर टू डेंसर जा रही है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये इधर बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, यहाँ पर आकर के फिर रिफ्रैक्शन होगी, तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया क्योंकि इसका सेंटर इधर आएगा। व्हाट हैपन, इट अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट रे, इधर डेंसर टू रेयर जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी, यहाँ पर इधर चली जाएगी। सिमिलरली ये लाइट रे भी इधर चली जाएगी और इधर बेंड हो जाएगी अगर आप लॉ यूज़ करते हैं, तो यानी कि दिस लेंस इज़ द डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्योंकि μ2 लेस है μ1 से, यानी कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये आ गया नॉर्मल, इसका एक्चुअल पाथ इधर था, अब ये क्योंकि μ2 लेस देन μ1 है तो रेयर टू डेंसर टू रेयर एंटर कर रही है, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ इसका यूं था, ये थोड़ा सा इधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल इधर है हमारे पास, इससे दूर हटेगी तो ये इधर बेंड हो जाएगी थोड़ा सा। यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो इस सरफेस का सेंटर इधर आएगा, ये हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा, तो बेंड्स कहाँ बेंड होगी, अब रेयर टू डेंसर हो जाएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसमें बेंडिंग और हो जाएगी तो ये यहाँ कन्वर्ज हो जाएगी इसके साथ। सिमिलरली इसमें भी यहाँ से बेंडिंग यूँ आ जाएगी और अल्टीमेटली ये इधर बेंड हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्शन के लॉज हम यूज़ करते हैं, व्हाट हैपन, डाइवर्जिंग लेंस विल बिकम कन्वर्जिंग लेंस, यानी अगर किसी लेंस को, चाहे वो कॉनकेव लेंस है, अब इस केस में कॉनकेव लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस एक्ट कर गया, तो अगर ऐसे लिक्विड में मर्ज कर दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो लेंस कॉनकेव लेंस जो है वो कॉन्वेक्स बन जाता है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उस केस में किसी प्रकार की रिफ्रैक्शन नहीं होगी, लाइट रेज सीधी चली जाएंगी, क्योंकि कोई मीडियम सेपरेट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा लाइट रेज का। तो फाइनली इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए या फिर इसका नेचर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग ही रहता है और डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग ही रहता है। लेकिन अगर लेंस को किसी ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जाए, इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डाइवर्जिंग बिहेव कर जाता है और डाइवर्जिंग जो है वो कन्वर्जिंग बिहेव कर जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे मीडियम में डिप करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो लेंस डिसअपियर हो जाता है, मतलब लेंस हमें उस मीडियम के अंदर नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अनदर क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद प्लेन मिरर। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको प्लेन मिरर के कांटेक्ट में रखा गया है। एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन हैज़ इट्स इमेज कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ। इन क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेन मिरर के कांटेक्ट में रखा गया है और इसके एक्सिस के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन वो इस तरह से रखा गया है कि ताकि इसकी जो इमेज है वो इसी पॉइंट के ऊपर बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ इसकी इमेज कोइंसाइड कर रही है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, अलग का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा मैं इसको डिस्टेंस के ऊपर ले जाता हूँ। मिरर को डिस्टेंस के ऊपर ले जाने का क्या मकसद है कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट था इस एक्सिस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे इधर से जा रही है, क्योंकि इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो इसका मतलब ये किसी प्रकार की यहाँ पर रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करेगी। तो ये सीधे रिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन इसका पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। तो अब आगे क्योंकि मिरर रखा हुआ है ये रिफ्लेक्ट कर देगा इस लाइट रे को। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये रिवर्स उसी पाथ को ट्रेस करेगी, ये इधर से ही वापस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि पाथ लाइट रे जो है अपने इंसिडेंट पाथ को रिट्रेस करती है, वापस हो जाती है, उसी पाथ से वापस हो जाती है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ से जो ओब्लिकली पड़ेगी यहाँ पर, अब इसमें ये पॉइंट समझने वाला है क्या कि ऑब्जेक्ट अब ये कहीं से रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो आगे कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, सीधी सी बात ये है। आगे ये बेंड होगी, इधर जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट इमेज के ऊपर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करेगी तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से लाइट रेज आ रही हैं वो फिर इसी पाथ को रीट्रेस करें, इसी पाथ से वापिस आए। तो ये रीट्रेस तभी कर पाएगी अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, यानी कि फाइनली हमें ये देखना है कि इसके ऊपर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर जो लाइट रे पड़ेगी वो बिल्कुल उसी पाथ से वापस आनी चाहिए, तभी ये इस पॉइंट के ऊपर दोबारा कन्वर्ज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड करती है फाइनल इमेज। तो इसका मतलब ये नॉर्मली पढ़नी चाहिए, नॉर्मली पढ़ी तो ये रिट्रेस करी पाथ को, तो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड होगी, दोबारा यहीं रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा यहाँ फिर रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी और अल्टीमेटली इसी पाथ से वापस हो जाएगी। सिमिलरली इधर से पड़ने वाली लाइट रे ये भी मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए। अगर नॉर्मली इंसिडेंट करी तो इसी पाथ को रिट्रेस करेगी तो फाइनली हमारे पास यहीं कन्वर्ज हो जाएगी इसी पॉइंट के ऊपर आकर के, तो यही इसकी इमेज बन जाएगी। अब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि ये पैरेलल जा रही है, इसके बाद ये लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल जा रही हैं, लेंस के बाद पैरेलल जा रही हैं, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। जब भी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम तो पहले
जैसे लेंस है तो लेंस की जो इमेज है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये लाइट रे रिट्रेस कर रही हैं पाथ को, तो ये नॉर्मली पड़ रही हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया लेंस के बाद ये पैरेलल बीम जाना चाहिए, तो इसकी जो इमेज है, लेंस की जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, इन्फिनिटी के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, फोकस के ऊपर, ये इसका फोकस एक्ट करना चाहिए। जो लेंस है लेंस का ये फोकस होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तभी इमेज इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, तो ये इसका फोकस होगा। तो इसका मतलब फोकल लेंथ विल बी हाउ मच, इट वाज गिवन 20 सेंटीमीटर, ये जो ऑब्जेक्ट था ये 20 सेंटीमीटर के ऊपर रखा गया था, तो इसका मतलब इमेज भी इसकी 20 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है यहीं से। मोरओवर ये इसका फोकस एक्ट कर जाएगा। अब चाहे इस लेंस को, इस मिरर को आप यहाँ रखो तब भी पैरेलल बीम पड़ेगा, यहाँ रखोगे तब भी पैरेलल बीम पड़ेगा, यहाँ रखोगे तब भी पैरेलल बीम जाएगा इसके ऊपर, तो इसकी डिस्टेंस का कोई मकसद नहीं रह जाता, इसको हम कहीं भी रखें तो ये इमेज यहीं पर कॉन्साइड करेगी, क्योंकि आगे पैरेलल बीम जा रहा है तो नॉर्मली इंसिडेंट करेंगी, चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछता हूँ, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड लेंस, देन इट विल, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर आ रही है, यू इसमें इन्फिनिटी डिस्टेंस नहीं लिखी जाएगी, इसमें लिखी जाएगी देयर मे बी एनी डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, क्योंकि इसको मैं चाहे यहाँ रखूँ तब भी यही यहीं पर कॉन्साइड करेगी, यहाँ रखूँगा तब भी यहीं बनेगी इसकी इमेज, यहाँ रखूँगा तब भी, यहाँ रखूँगा, कहीं भी रख दूँ इस मिरर को लेंस से, क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली ही इंसिडेंट करेंगी। तो वी कांट से दैट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ अनडिफाइंड नंबर, इसका कोई मतलब नहीं है, तो देन यू कैन राइट इट एज एनी डिस्टेंस, इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, एनी डिस्टेंस, नॉट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट द एक्यूरेट आंसर, इज एक्यूरेट आंसर, द एक्यूरेट आंसर इज एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड नंबर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is one more question. A convex lens and convex mirror of radius of curvature 20 cm are placed coaxially at a distance 30 cm from the lens. For a point object at a distance 25 cm from the lens, the final image due to combination coincides with the object. What is the focal length of the convex lens? हमें convex lens की focal length कैलकुलेट करनी है, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और मिरर की जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें इसकी जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रही है, इट इज़ गिवन। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट करे, एक्ट करेगी। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द इमेज ऑफ द लेंस, कि लेंस की जो इमेज है वो कहाँ बनती है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन इधर है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लिए, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर, और f की वैल्यू थी, वो मुझे कैलकुलेट करनी है, f की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि अब फिर वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि इमेज जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करती है फाइनल इमेज, फिर मैं वहीं पे आऊँगा और सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया,
कि इसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब जो लाइट रे, अगर मैं रे डायग्राम ट्रेस करता हूँ तो जो लाइट रे इधर से जाएगी वो स्ट्रेट चली जाएगी, यहाँ रिफ्रैक्शन होगी और ये इधर से चली जाएगी, और फाइनली यहाँ इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इसी पाथ से वापिस हो जाएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंट करेगी इसके ऊपर जा करके। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है तो रीट्रेस करेगी पाथ को, तो ये वापिस आ जाएगी। मतलब कहने का ये हो गया कि जो इसके रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज हैं वो भी यहीं मिलनी चाहिए आपस में। जो लाइट रे ओब्लिकली पड़ेगी यहाँ पर लेंस के ऊपर, जो लाइट रे ओब्लिकली पड़ रही है वो यूं जाएगी। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, अब रिफ्रैक्शन होगी, अगर रिफ्रैक्शन होगी तो हो सकता है ये इधर से जाए, ठीक है। अब ये जो लाइट रे है रीट्रेस करनी चाहिए, इसके पाथ को रीट्रेस करेगी अपने पाथ को, तो ये रीट्रेस तभी करेगी अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी किसके ऊपर, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट करती है इस सरफेस के ऊपर, तभी ये लाइट रे रीट्रेस पाथ करेगी, रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो ये रीट्रेस करनी चाहिए, तभी यहाँ पर कन्वर्ज होगी आकर के और अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। तो ये नॉर्मली तभी इंसिडेंट करेगी अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसके अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करेगी, पास हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हालांकि इससे आगे ये लाइट रे नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी चाहिए, तभी ये लाइट रे रीट्रेस करेगी अपने पाथ को, नॉर्मल इंसिडेंट करेगी। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस थी मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये डिस्टेंस थी मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज है, यानी कि इसकी जो इमेज है वो लेंस से कहाँ पर बननी चाहिए, 30 सेंटीमीटर की तो ये डिस्टेंस है और 20 की ये है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बननी चाहिए, 50 के ऊपर, 30 प्लस 50 20 विच इज इक्वल टू 50। चाहे आप इधर से पाथ ट्रेस कर सकते हैं, अगर आपने रे डायग्राम भी ट्रेस करनी है तो इधर से जाएगी, तो ये भी कहाँ होनी चाहिए, नॉर्मल इंसिडेंट करनी चाहिए इसके ऊपर, तभी ये रिट्रेस करेगी पाथ को, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए इसके साथ, तो ये रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो अल्टीमेटली ये तभी रिट्रेस करेगी अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी। तो इसके लिए इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, यानी कि इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बननी चाहिए, यहाँ पर बननी चाहिए, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बननी चाहिए, तभी ये रिट्रेस करेगी। तो लेंस की जो इमेज है वो यहाँ पर आएगी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरे पास 50 सेंटीमीटर। मुझे कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ की वैल्यू। नाउ यूजिंग सिंपली मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, क्योंकि मैं यहाँ लेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू थी 50, 1/50 माइनस 25 है, तो ये बन जाएगा प्लस 1/25 विच इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 50, 1 प्लस 2 3/50, तो f की वैल्यू आ जाएगी 50/3, अप्रॉक्सीमेटली 16.66 या 67 भी लिखा जा सकता है। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई हमारे पास 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर इज अनदर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिगर शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस in contact with the liquid layer on top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until inverted image is found at the position of the needle. Again the same concept. ये एक हमारे पास लेंस एक मिरर के ऊपर रखा हुआ है और बीच में एक लिक्विड की लेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लेंस रखा हुआ है। तो इस केस में एक नीडल जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से ऊपर नीचे लाई जा रही है,
और ये कब तक लाई जा रही है, जब तक इसकी इमेज आपस में कोइंसाइड हो जाती है। फाइनली यही कॉन्सेप्ट आ गया कि इसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसके साथ कोइंसाइड किया जाए, कर जाए, मतलब आगे पीछे इसको मूव किया जा रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आकर के, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था वहीं पर इसकी इमेज बन गई, तो कोइंसाइड कर गई, ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर गई। फाइनली ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो फाउंड एट द पोजिशन ऑफ द नीडल, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर। इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये 45 सेंटीमीटर बनती है, ठीक है। 45 सेंटीमीटर के ऊपर ये डिस्टेंस आती है यहाँ से इसकी ऑब्जेक्ट की, मतलब हमने ऊपर नीचे किया, इसको ऊपर नीचे करने के बाद एक स्टेज के ऊपर आकर के ये ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर गई, और ये पोजीशन कहाँ पर आई, 45 सेंटीमीटर के ऊपर आई, जब लिक्विड और लेंस इसके साथ कंबाइंड थे, ठीक है। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड। अब इस लिक्विड को हटा दिया गया, ये जो बीच में लिक्विड था इसको हटा दिया गया, अकेला लेंस ही रखा है इसमें, ठीक है। तो लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? मतलब अब लिक्विड को हटा दिया, फिर दोबारा यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, और ये अब जो नई पोजीशन बनी इसकी, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ, और ये जो नई पोजीशन बनी इसकी, ये पोजीशन बनी 30 सेंटीमीटर के ऊपर। ये कब बनी, जब लिक्विड को हटा दिया गया। अब लिक्विड को रिमूव कर दिया गया, तो यही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद हमें 30 सेंटीमीटर के ऊपर इसके साथ ये कोइंसाइड करी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर गई। क्लियर? वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। सपोज म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है इसमें, ठीक है। अब क्योंकि फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब आगे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज जो है वो रीट्रेस करेंगी, अपने पाथ को रीट्रेस करेंगी, तो प्लेन मिरर के ऊपर ये नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए, मतलब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ। अब मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन था वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पहले लिक्विड भी रखा हुआ था, यहाँ अब लिक्विड ले लिया, मान लीजिए जो भी था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इमेज के साथ, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ इमेज हमारी कोइंसाइड करनी चाहिए। तो क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर रही है तो इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए, तो ये क्या एक्ट करेगी, इसकी फोकल लेंथ फोकस के ऊपर होना चाहिए, तभी ये नॉर्मली इंसिडेंट मिरर के ऊपर तभी करेंगी जब ये पैरेलल निकलेंगी यहाँ से। तो पैरेलल निकलने का मतलब ये हो गया, ये रिट्रेस करेंगी अपने पाथ को, रिट्रेस करेंगी तो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड कर जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या एक्ट कर जाएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, फोकस के ऊपर रखा होना चाहिए, इसके फोकस के ऊपर रखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट इसकी फोकल लेंथ एक्ट कर जाएगी, ये डिस्टेंस जो है। तो फिलहाल मेरे पास लिक्विड और लेंस दोनों आपस में मिल करके एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक लेंस तो बन रहा है मेरे पास लिक्विड वाला, ये एक लेंस तो इस तरह का लेंस बन रहा है, और दूसरा लेंस जो है, दूसरा लेंस हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। दो लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है फाइनली देखा जाए तो इस तरह से। एक ये लिक्विड का लेंस बन रहा है जिसको हम बोलेंगे ये कॉनकेव बन गया, इधर से आगे प्लेन है, ठीक है। तो एक बन गया मेरे पास एक लिक्विड का लेंस, और एक आ गया हमारे पास ग्लास लेंस, फाइनली ये है। तो मेरे पास फिलहाल दो लेंसेज हैं अभी इस पोजीशन के ऊपर। जब ये 45 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट के साथ इमेज कोइंसाइड करती है तो मेरे पास दो लेंसेज हैं। सपोज जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ f1 है, f1 इज फोकल लेंथ ऑफ convex lens and f2 is the focal length of concave lens,
मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का। अब क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये 45 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ एक्ट कर रही है, और फोकल लेंथ इस केस में जो बन रही है ये कंबाइंड लेंसेज की फोकल लेंथ बन रही है। तो मान लीजिए एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ एफ है। देन क्लियरली 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है। अब जब सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया तो अकेला लेंस ही बच गया, तो इसका मतलब जब अकेला लेंस था तो ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर आई थी, तो यानी f1 की वैल्यू कितनी आई, देन f1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्योंकि जब अकेले लेंस के साथ ये रिपीट किया गया तो ये ऐसी पोजीशन हमारे पास 30 सेंटीमीटर के ऊपर आई, तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ थी अकेले कॉन्वेक्स लेंस की, अभी तक तो लिक्विड भी था, लिक्विड और कॉन्वेक्स लेंस की मान ली हमने, दोनों की एफ मान ली, और जब लिक्विड और लेंस दोनों कंबाइंड थे तो उस केस में ऐसी पोजीशन आई थी 45 सेंटीमीटर, यानी कि एफ की वैल्यू आई हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू बन रही है 45 सेंटीमीटर और F1 की वैल्यू थी मेरे पास 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जब लिक्विड को रिमूव कर दिया तो ऐसी पोजीशन आई 30 सेंटीमीटर के ऊपर। मतलब कॉन्सेप्ट फिर पहले वाले ही क्वेश्चन का रहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज के साथ यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है, प्लेन मिरर है, तो इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट करनी चाहिए, रिट्रेस करनी चाहिए पाथ को, तो इसका मतलब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसके लेंस के। तो इसका मतलब ये हो गया, पहले कॉम्बिनेशन था दोनों का, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आई थी मेरे पास 45 सेंटीमीटर और अकेले लेंस की फोकल लेंथ आई मेरे पास 30 सेंटीमीटर। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ f1 f2 तो मेरे पास आ जाएगा 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। f2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि ये जो लेंस लिक्विड वाला लेंस बना इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30, एलसीएम आ जाएगा 90। तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1/90। तो f2 इज इक्वल टू माइनस 90। तो यानी मेरे पास फोकल लेंथ आई, जो लिक्विड वाला जो लेंस बन रहा है कॉनकेव लेंस बना था, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस है ये, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये जो लेंस लिक्विड वाला लेंस बना ये कॉनकेव लेंस बन रहा है, इसका ये कॉनकेव सरफेस है। तो फोकल लेंथ आ गई इसकी, लेंस की आ गई मेरे पास 90 सेंटीमीटर, या तो इसकी फोकल लेंथ आ गई 90 सेंटीमीटर। जो लिक्विड लेंस है उसकी फोकल लेंथ आई हमारे पास 90 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा बाय यूजिंग फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस सबसे पहले मुझे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जो ये लिक्विड लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना इस ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना इस ग्लास लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस तरह ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है। अब क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास लेंस का दैट इज़ 3/2। ठीक है। तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 गिवन है, तो पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा मुझे लेंस का। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कैन बी रिटन एज, अब क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ थी यहाँ, नाउ क्लियरली f1 इज इक्वल टू 30, r1 क्योंकि ये था मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये पहला सरफेस है, तो पहले सरफेस का r1 की वैल्यू आ जाएगी r, अगर मैं मानता हूँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r1 की वैल्यू r और r2 की वैल्यू माइनस r हो जाएगी। तो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, म्यू की वैल्यू थी गिवन थी मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज़ 3/2 गिवन था, तो इसका मतलब ये हो गया
कि म्यू इज इक्वल टू 3/2। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस फॉर्मूला में तो 1/30 दिस विल बी फॉर लेंस, ग्लास लेंस जिसको हम बोल सकते हैं। 1/30 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r, माइनस से इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/r, यानी कि 1/30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 + 1 2/r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंस है, लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। तो इतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा मेरे पास किसका, जो लिक्विड लेंस है। तो लिक्विड लेंस के लिए अब क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस का होगा इस तरह से था ये लेंस और इसके नीचे एक लिक्विड लेंस था यू। अब लिक्विड लेंस की बात करें तो लिक्विड लेंस हमारे पास ये था इस तरह से लिक्विड, ये तो पहला सरफेस इसका कॉन्केव और दूसरा प्लेन सरफेस बन रहा है। फॉर लिक्विड लेंस F2 इज -30 क्योंकि कॉन्केव लेंस है। म्यू की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है इसके लिए। और जहाँ तक R1 की बात है, R1 इज इक्वल टू जितना इसका था, अब ये ली जाएगी नेगेटिव क्योंकि लाइट रे इधर से पड़ रही है तो इधर मेज़र की जाएगी। R1 इज इक्वल टू -30 एंड R2 इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरा सरफेस इसका प्लेन है तो R2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं इसमें वैल्यू इस फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 में, तो -1/90 इसकी फोकल लेंथ आई थी मेरे पास 90, -1/90 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। 1/r1 का मतलब -1/30 माइनस 1/r2 यानी कि 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो -1/90 इज इक्वल टू, ये 0 हो गई टर्म, माइनस म्यू माइनस 1/30। तो इस माइनस के साथ ये माइनस कैंसल, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, म्यू इज इक्वल टू 1/3 + 1, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 4/3। दिस शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, ओके।